YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज जो 3.1 है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है राइट द नंबर्स ऑफ रोज कॉलम्स। एक तो रोज कॉलम्स के बारे में बताना है एंड ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन सामने आता है तो स्टूडेंट सबसे पहले यही पूछता है कि सर इसमें रोज क्या होती हैं, सर इसमें कॉलम्स किसको कहते हैं, सर इसमें ऑर्डर किसको कहते हैं और मैट्रिसेस किसको कहते हैं। तो जब इन बातों का जो आंसर है बच्चे उसे सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर उसको इसमें से कुछ भी मालूम करना या बताना मुश्किल नहीं होता। तो आइए सबसे पहले मैं इसमें आपको ये मैट्रिक्स बताता हूँ कि मैट्रिक्स क्या होता है, फिर रोज़ बताता हूँ, फिर कॉलम और फिर ऑर्डर। ऐसा तो आपकी बुक के अंदर भी मैट्रिसेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं इसमें अपना एक जो मेरा अपना स्टाइल है, अंदाज़ है, उसके मुताबिक ही मैं इसको आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। जो मैट्रिक्स होते हैं ना, एक हो तो मैट्रिक्स, अगर इस एक से ज़्यादा हों तो मैट्रिसेस। ठीक हो गया, ये हो गया। तो जो मैट्रिक्स होते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है। एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जो अंदर लिखा होता है एंट्रीज भी कहते हैं, जो मर्जी इसमें कह लें, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि इसमें जो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसे करके जो एंट्री होती है ना, ये वाली इस तरफ को, अगर हम इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ से कितनी लाइनें नज़र आ रही हैं कि जैसे आप देखते हो ना असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं, अगर इस तरफ से खड़े हों तो एक लाइन ऊपर से ये लाइन नज़र आ रही है, एक ये लाइन नज़र आ रही है, टोटल 2 लाइन नज़र आ रही है। तो जो पहली होती है ना उसको बोलते हैं रो, यानी कि जो ये रो 1 और दूसरी वाली रो 2, यानी जो इस तरफ को लाइन होती है उनको रोज़ बोलते हैं। तो इसमें टोटल कितनी रोज़ हैं, अगर इधर से देखें तो इसकी 2 रो हैं, 1 2, पहली वाली को R1, दूसरी वाली को R2। इसकी कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ती लिखने की, ये सिर्फ समझाने के लिए ये इस तरह ऊपर से नीचे। अगर हम इस तरफ खड़े हो जाते हैं, इस तरफ खड़े होकर अगर हम ऐसे करके लाइनें देखते हैं तो हमें कितनी लाइन नज़र आ रही हैं, 1 2 3। जो इस तरह वर्टिकल लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसमें ये होता है कि ये लाजमी नहीं है कि जितनी रोज़ हों उतने ही कॉलम्स हों। कॉलम्स और रो इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये बात होती है कि जितनी एक मैट्रिक्स के अंदर जितनी एक रो के अंदर एलिमेंट्स हैं ना, जैसे 1 2 3, इसी कॉलम के इसी जो मैट्रिक्स है इसके और भी जितनी रोज़ होंगी ना, उनके एलिमेंट्स भी रोज़ के 3 ही होंगे। ये नहीं है कि एक रो में 3 है तो दूसरी रो में 2, ऐसा नहीं होता। यानी उनके रोज़ के जो है ना एलिमेंट्स वो इक्वल होते हैं। अगर कॉलम्स की तरफ चला जाए तो कॉलम्स में तो जितने जो एलिमेंट्स एक कॉलम के होते हैं, उसी मैट्रिक्स के अंदर बाकी कॉलम्स के भी एलिमेंट्स उतने ही होते हैं। तो इसका जो इस तरफ इक्वल किस तरफ होता है, ये इसका मैट्रिक्स का नाम होता है, जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाता है। तरह थोड़ा सा मैं रोज़ और कॉलम्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ये देखो, इसके अंदर ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ऊपर से नीचे को आए तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इस तरह किसी भी मैट्रिक्स की तरफ आप चले जाएं तो इसमें पहले आप रो को देखना है कि जब भी आपने इसको पढ़ना है ना, तो आपने पहले रो से स्टार्ट करना है, कॉलम को नहीं। इसका फ़ायदा होता है, वो बताता हूँ क्या होता है फ़ायदा भी। तो ये इसकी रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक हो गया जी। इसी तरह की और भी देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल कोई, जैसे इधर एक ये नज़र आ रही है, इसमें देखें कि ये भी एक मैट्रिक्स है, ये ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट्स है। इसके अंदर अगर हम कॉलम की तरफ से देखें तो इसका अगर इसको रो की तरफ से देखें तो इसकी रो भी एक है, अगर हम कॉलम की तरफ से देखते हैं तो इसका कॉलम भी एक ही है। इस तरह इसमें देखें, अगर इसकी रो 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए, इसके अंदर रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। ये लाजमी नहीं कि रो और कॉलम इक्वल ही हों, लेकिन इसमें ऐसे इक्वल हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे मैंने आपको इसमें ज़रा आपको ये कंसेप्ट दिया है कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं।
तो एक तो इन्होंने जो एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट में इन्होंने बच्चे को ना वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं। हालांकि जब इन्होंने रो कॉलम का कंसेप्ट देना तो पहले सिंपल जो मैट्रिक्स बताएं, उसके बाद आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो कर लें। तो लेकिन चल बहरहाल कोई बात नहीं, फिर भी हम भी नए दौर की जनरेशन है, इंशाल्लाह समझेंगे। अब इसमें देखिए कि ये 1 + 2, ये इनको प्लस किया हुआ है तो ये एक ही एलिमेंट है, ज़रा प्लस की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इसको ज़रा आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अलहदा नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है ये। तो ये 3, फिर बीच में गैप आ गया, ये 4 + 5 9 है ये। असल में ये वाला मैट्रिक्स है ये। तो इसमें सबसे पहले देखें कि इसमें रो कितनी हैं, पहले रो देखनी है ना। इस तरफ से देखें तो रो इसमें एक है, ये वाली रो, ठीक है ना, एक रो है। नंबर ऑफ रोज 1 है। अगर कॉलम की बात की जाए तो ऊपर से नीचे को अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें कितनी लाइन नज़र आएंगी, चाहे उस लाइन में एक ही बच्चा खड़ा हो ना, वो लाइन हमने उसको कंसीडर करना है। 1 और ये 2 इसमें कॉलम्स हैं, ऊपर नीचे को कॉलम्स कहलाते हैं। अब बात आ गई ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है? जब भी ऑर्डर कहते हैं साइज़ को, जैसे हम किसी कमरे को जब देखते हैं या ग्राउंड हो, कोई अलमारी हो, कोई चीज़ हम देखते हैं इसका साइज़ क्या है, यानी कि लंबाई चौड़ाई कितनी है। इस तरह जो मैट्रिक्स का जो साइज़ होता है ना, उसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना। और उर्दू में इसको बोलते हैं मर्तबा, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे आपको मैंने बताया है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी उस मैट्रिक्स का साइज़ क्या है, तो ये साइज़ डिपेंड कर रहा होता है उसके रोज़ और कॉलम्स के साथ। ये रो और कॉलम के साथ इसका हमने ऑर्डर बताना होता है, यानी इसका साइज़ बताना होता है। तो पहले इसमें आ जाता है नंबर ऑफ़ रोज़। मैं एक दफ़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन ना नेक्स्ट आपको वैसे बताऊँगा। तो इसमें मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ रोज़ बाय। ये बाय का मतलब वो नहीं है कि किससे नंबर ऑफ़ कॉलम, जैसे हम कहते हैं ना जब हम ग्राउंड में जा रहे होते हैं कि ये ग्राउंड का साइज़ क्या है, हम कहते हैं ये 50 फीट बाय 20 फीट, ये वाला बाय, यानी इसमें डिमेंशंस होती हैं। ये डिमेंशन को प्रेजेंट कर रहा होता है कि एक साइड इतनी है और दूसरी साइड इतनी है। इस तरह इसमें रोज़ की नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद दरमियान में बाय लिख दें तो भी ठीक है, नहीं तो और भी तरीके इसके हैं। अब इसमें रोज़ कितनी है? इसमें रोज़ 1 है। जैसे आपकी बुक वालों ने ना ऐसे लिखा हुआ है बाय, बीच में ये लाइन भी है, और फिर कॉलम्स यानी 1/2। इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। अब इसी तरह इसमें आ जाएं। इस तरह इन्होंने भी इसके जो एंट्रीज़ हैं इसके एलिमेंट्स के दरमियान में प्लस लिखा हुआ है, लेकिन ये एक ही एलिमेंट्स है, ठीक है ना। ये दरमियान में प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई जो भी आ जाए ना, तो ये एक ही है। अगर गैप आ जाए तो वो एलिमेंट अगला होता है। अब इसमें देखें, इसमें रोज़ कितनी है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने ऐसे करके लिख लेना है नंबर ऑफ़ रोज़। इसमें रोज़ कितनी है? रोज़ इसमें एक ये, दूसरी ये। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? ऊपर से नीचे को एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये, तो इसमें कॉलम्स भी 2 हैं। अब इसका ऑर्डर्स में पहले रो लिखनी होती हैं 2/2, ये इसका ऑर्डर है 2/2, ठीक हो गया। हमने यहाँ मैट्रिक्स लिख दिया। बाद दफ़ा इस मैट्रिक्स को कोई नाम भी दे सकते हैं, कि जैसे ये मिसाल के तौर पे हम इसको नाम दिया ए, फिर हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ ए। अगर ए नाम दिया हुआ तो अगर बी है या सी है, जो भी नाम दिया हो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर कुछ नाम भी हमें यहाँ नहीं दिया हुआ तो फिर मैट्रिक्स ही लिख दें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2। तो ये बेटा आपको ये जो सी पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें एंट्री इसकी जो एलिमेंट ए की है ये 5/7 है, ठीक है ना। अगर तो दिया होता ना ऐसे करके 5 इधर 7 इधर, फिर तो ये 2 एलिमेंट होने थे ना। लेकिन ये वाला ऐसे नहीं है, ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। ये एक ही एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन का एक ही एलिमेंट है। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया ये सर। तो इसमें देखें कि इसमें रो कितनी है। अगर एलिमेंट एक है, इधर से देखें तो इसकी रो भी एक है, अगर नीचे से देखें तो इसका कॉलम भी एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1, यानी पहले रोज़ बाय कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि रो की तादाद, टोटल तादाद लिखनी होती है। इसके अंदर एक ही रो है, कॉलम भी एक ही है। एक लिखना यहाँ पे, एक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1, ये भी होता है। लेकिन जो बुक्स नहीं आई हैं उसमें फिर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, अदरवाइज़ जो पुरानी बुक्स थी उसमें ये ऐसे करके लिखा होता था। अब अगर इस वाले एलिमेंट्स को देखा जाए तो इसमें जितने भी नंबर दिए हुए हैं, नंबर्स के दरमियान में कोई गैप नहीं है, बीच में ये सिंबल्स ही दिए हुए हैं, प्लस मल्टीप्लाई ऐसे करके, ठीक है ना। तो
वैसे तो हमें इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाए कि इनको प्लस मल्टीप्लाई करके या एक्चुअली एलिमेंट एक ही है, इनके दरमियान में गैप नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आप पहले मल्टीप्लाई कर दे 2 1 दा 2, ये 2 ऐसे हो जाएगा ना 4 + 2 + 5, 4 और 2 6, 6 और 5 11। असल में ये वाला 11 ही है, एक एलिमेंट्स ही है, ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया है। अगर ये अलग अलग एलिमेंट होता ना फिर ऐसे होना था, मिसाल के तौर पे हम ऐसे कर लेते 4 2, बीच में कहीं पे गैप आ जाता, तो ऐसे करके 1 + 5 ऐसे करके गैप आ जाता ना, तो फिर हमने कहना था ये वाला एलिमेंट और है और ये वाला एलिमेंट और है, यानी उनको सॉल्व करके एक एलिमेंट बन रहा है। लेकिन ये दरमियान में मल्टीप्लाई भी है, तो इसका मतलब ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये अलग से नहीं है, तो ये एक ही एलिमेंट है। इसके अंदर भी रो अगर देखी जाए इस तरफ से रो की तादाद 1 है और कॉलम्स की तादाद भी 1 है, ऊपर से नीचे कॉलम होते हैं ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही लिखना है कि जैसे ये लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ 1/1 ऐसे लिख लें, या जैसे आपके टीचर्स कहें वैसे ही आप उसको फॉलो करें। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहे हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। हर पार्ट के अंदर दो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होते हैं, इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो ये होती है कि उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि रो की तादाद और कॉलम्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तो वो तो ऑर्डर होता है। और दूसरा होता है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ है ना वो भी सेम हों। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री मिसाल के तौर पे अगर रो 1 है, रो 1 के अंदर भी एलिमेंट वही हैं, तो दूसरे मैट्रिक्स के भी रो 1 के अंदर वही एलिमेंट्स हैं, तो वो फिर यानी पहले ऑर्डर सेम है, तो रो 1 की और रो 1 की, ये दोनों की रो 1 और रो 1 की एंट्री सेम हो, और रो 2 और रो 2 की सेम हो। इस तरह कॉलम्स वाइज भी देखा जाए तो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। तो मज़ीद मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इन्होंने भी ना ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट इन्होंने इस वाले बुक में कॉम्प्लिकेटेड दे दिए, थोड़ा सा यानी कि डायरेक्ट नहीं है, एक कंसेप्ट तो समझना एक और चीज़ थी, उन्होंने पहले भी एक उलझा के उसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है, तो वो और चीज़ है। अब जैसा कि ये एग्जाम्पल में ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक ई मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक एफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें देखें इसकी भी रो 2 हैं, इसकी भी रो 2 हैं, इसके भी कॉलम 2 हैं, इसके भी कॉलम 2 हैं, ऑर्डर तो इसका हो गया सेम। अब इसका देखना होता है कि इसकी एंट्रीज भी सेम है, इसकी 5 2, इसकी 5 2, ये 3 6, ये 3 3, ये आके जो है ना ये डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। हम लिखेंगे ई नॉट इक्वल टू एफ, ठीक हो गया। इसी तरह जैसे ये देखें इसकी रो 2 हैं, इसकी रो 1 है, इसका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ये मैट्रिक्स भी ए इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए नॉट इक्वल टू बी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकते हैं, वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते ये। आइए अब जो इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको आप देखते हैं कि इनके ऑर्डर भी सेम हैं, या इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी अगर सेम है तो वो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल यानी कि ऑर्डर भी सेम ना हो तो या उसकी जो एंट्रीज है वो भी सेम ना हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम ना हो, तो वो फिर इक्वल नहीं होते। आइए इसको मैं पेज के ऊपर सॉल्व करता हूँ। इसको वैसे आप सपोज कर लेंगे ये हमारा ए मैट्रिक्स है और ये हमारा बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसका ऑर्डर क्या है, इसका पहले मैं ऑर्डर लिख लेता हूँ, ऑर्डर ऑफ ए, इसके 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, यानी पहले रोज़ की तादाद बाय, आप चाहे बी वाई बाय लिख दें, बाय कॉलम्स की तादाद, ये इसका है। अब इसका देखते हैं, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें 25 √25 माइनस √25, उसी नंबर से उसी नंबर को माइनस किया जाए तो आंसर होता है 0। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखें कि ये जो 25 का स्क्वायर रूट होता है ना, 25 का स्क्वायर रूट वो होता है 5, इसका आंसर 5 है और नीचे वैसे ही 5 है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो आंसर 1 आता है, इसी जगह पे 1 आ जाएगा। इस तरह 4 का जो स्क्वायर रूट है और 16 का जो स्क्वायर रूट है ना 4 होता है, 4 को डिवाइड बाय 4 करें, 4 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। इस तरह 16 में से 16 माइनस करें तो 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। अब इसको सॉल्व करने से ये बनता है, ये एक अलग से एक्स्ट्रा स्टेप था, समझ लें। अब देखें कि इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2, इसके 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, लेकिन इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ना वो इक्वल नहीं है,
पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर इसका लिख लेता हूँ। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि जैसे देखिए इसकी रो 1 है, इसका पहला एलिमेंट इसका जो रो 1 है पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होना चाहिए, दूसरा दूसरे के इक्वल होना चाहिए। इक्वल है नहीं है ना, सेम नहीं है ना, इसका 1 है इसका 0 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो सेम नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो एंड पे लिख दिया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, सो अगर हमने यहाँ पे नाम दिया ही हुआ है, अब उसी को नाम लिख दें, सो ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना, ऐसे करके हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि ये तो 1 2 3 है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान में प्लस लिया हुआ है, इनको प्लस करें तो ये एक ही एलिमेंट बन जाता है, 3 and 3 6। ये देखें ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इसकी रो तो एक ही है लेकिन कॉलम 3 है, इसकी रो एक है और कॉलम भी एक है, इसका ऑर्डर सेम नहीं है ना, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये मैंने इसका वैसे ऑर्डर लिखी भी दी है, इसका 1 रो और फिर कॉलम्स, रो बाय कॉलम, और इसका ऑर्डर बनता है इसके अंदर, क्योंकि इसको सॉल्व किया तो इसका आपने देखा कि इसका रो भी एक है कॉलम भी एक है, इसका ऑर्डर 1 by 1 है। तो आगे ये स्टेटमेंट लिख दी, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज़ नॉट, अगर यहाँ पे ऑर्डर्स लिख देते हैं तो फिर यहाँ पे आर लिख देंगे, आर लिख दें, ऑर्डर्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, सो बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, उनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो बात यहीं पे ख़त्म होगी। अब अगर इस पार्ट को देखा जाए तो इस पार्ट में भी देखें कि इस वाले मैट्रिक्स का ये 1 by 2 एक ही एलिमेंट है, इसका रो भी एक है और कॉलम भी एक है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 by 1। अगर इस मैट्रिक्स को देखा जाए तो इसकी रोज़ 2 हैं, ठीक है ना, रोज़ की तादाद बाय कॉलम्स एक है, तो इसका भी देखें ऑर्डर 1 by 1 है और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 1 है, तो ये सेम नहीं है। तो इसके एंड पे भी हम लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, सो बोथ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स उस वक्त ही होते हैं कि जब हम देखते हैं कि जब वो एलिमेंट देखने में भी सेम हो, साइज़ भी यानी ऑर्डर भी उनका सेम हो, ऑर्डर का मतलब साइज़ ही होता है ना, जैसे देखो 5 है, ये इसका पहला 5, इसका दूसरा 6 है, इसका यानी रो की बात कर रहा हूँ ना, ऐसे रो के ऊपर ही पहला 5, ये 6, दूसरा 6, ऐसा दूसरी रो पे आ जाए तो पहला जो एलिमेंट है वो 9 है, इसका भी पहला 9 है, इसका दूसरा 0 है तो इसका भी दूसरा 0 है। तो समझिए कि जब वो उसका वो एग्जैक्ट वही होता है ना, तो वो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, वो चाहे सॉल्व करके सेम हो जाएं। बाद दफ़ा उन्होंने कि जैसे 6 की जगह पे 3 + 3 भी दिया होगा, वो 6 ही होगा, तो हमें पता चल जाएगा इधर भी 6 है, वो प्लस करने से भी 6 आ रहा है, तो वो यानी कि वो साइज़ भी सेम हो और उसके एलिमेंट भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, तो वो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। तो ये तो बीच में ये एलिमेंट ही एक है, इसके एलिमेंट 2 हैं, तो एलिमेंट की तादाद का फ़र्क है, तो ये तो वैसे ही ये नज़र आ रहा है जाते थे, तो लेकिन हमने ये ऐसे लिख के ऑर्डर फिर आगे ये वाली स्टेटमेंट इनकी लिख देनी है, ये जो मैंने लिखी है ना ये वाली इसके आगे। इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में भी पहले हम इसके एलिमेंट्स क्लियर कर लें कि जैसे ये 1 + 0 क्या बनता है, 1 + 0 1 ही होता है, 0 में 0 प्लस करें 0 ही होता है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 होता है, 1 में से 0 माइनस करें 1 रहता है। इसके एलिमेंट्स तो बन गए ये वाले, इसको भी हम ऐसे ही देख लेते हैं। अब 5 5 = 25, इसको चाहे आप ऊपर इधर रफ में ही सॉल्व कर लें, 25 और डिवाइडेड बाई ये 25 को 25 से डिवाइड करें 1 ही होता है, 3 0 था 0, तो किसी भी नंबर को ये 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो वो आंसर 0 ही आता है, ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह इसको माइनस करके देख लें, इसको 15 + 2 17 से 17 माइनस करें 0 हो जाता है। इस तरह 17 ऊपर है, ये 17 नीचे है, 17 1 था 17 1 था, तो ये 1 आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह सॉल्व करके चाहे आप इसको देख लें। अब देखें कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स वो दिखने में नज़र आ रहे हैं, इसका पहला 1, इसका 1, दूसरा 0 दूसरा 0, दूसरी रो में पहला 0 दूसरा 1, इसका भी दूसरी रो में दूसरा 1, तो ये सेम है, ये इक्वल है। तो बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो यहाँ पे आप लिख लेते हैं। इसका ऐसे करके लिख देंगे, ऑर्डर लहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें ऐसे ही पता है। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि इनके जो बोथ मैट्रिक्स के ऑर्डर भी है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सो बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। क्वेश्चन इतने लेंथी होते नहीं है, लेकिन ये बुक वालों ने इतना ये प्लस माइनस की शक्ल में दे के ना थोड़ा सा काम को लेंथी बना दिया है, इतने होते नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा ये फिल इन द ब्लैंक्स में कह लें या MCQs में ऐसे ही में आ सकते हैं, और इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हैदर हसन एंड अहमद स्कोर 7 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी हैदर के इतने हैं,
जिसका नाम दूसरा है उसके स्कोर ये पॉइंट दूसरे वाले हैं, तीसरे का नाम के तीसरे वाले हैं। इन अ मैथमेटिकल क्विज डिस्प्ले द डाटा इन अ रॉ मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। इसका जो डाटा है इसको रॉ मैट्रिक्स में भी लिखें और कॉलम मैट्रिक्स में भी लिखें। तो जब इसको रॉ फॉर्म में लिखेंगे तो एक तरफ इनके नाम लिख दिए, रो की शक्ल में पहला नाम हैदर है, दूसरा हसन है और तीसरा अहमद है। हैदर के 7 है, पॉइंट बीच में गैप देना है यहाँ पे, ठीक है ना। हसन के 10 है, 11 है, थोड़ा सा गैप दे के ये 10 11 आ जाएगा। और फिर अहमद के 10 है तो ये 10 आ गए जो पॉइंट है इसके साथ। कोई यूनिट नहीं लिखा जाता, सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। तो ये तो आ गया रॉ फॉर्म में, ठीक है ना, रॉ मैट्रिक्स। इसी तरह अब इसी को कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो उस वक्त हमने इनके नाम भी इस तरह रॉ शक्ल में लिखे थे, अब तो इसकी एंट्री भी इसी तरह अब इसको कॉलम शक्ल में लिख लेते हैं, हैदर हसन अहमद। अब हैदर के पॉइंट 7 है, हसन के 11 है और अहमद के 10 है। यानी जिस तरतीब से उनके नाम होते हैं ना उसी तरतीब से उनकी वैल्यूज़ या यहाँ पे जो पॉइंट दिए हैं ये भी उसी तरतीब से आ जाएगा। यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है ना, कॉलम मैट्रिक्स। या ऐसे भी लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म, रॉ मैट्रिक्स फॉर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें मुख्तलिफ जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि ये मैट्रिक्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये कौन सी टाइप से बिलोंग करते हैं। तो पहले तो इनकी कुछ टाइप्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम उसके बाद हम खुद ही ये अंदाज़ा करना आसान हो जाएगा कि ये कौन सी टाइप से ये बिलोंग करते हैं। एक टाइप इसकी आती है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो। जैसे देखो इसकी एक ही रो है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी एक ही रो है, तो ये फ्रैक्शन में है लेकिन ये इसी तरह एक ही रो है ये, ठीक है ना। तो इसकी रो, इसमें रो की बात कर रहे हैं, कॉलम की बात नहीं कर रहे कि जिसके अंदर एक रो हो वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो, रो जितनी मर्जी हो उसका कोई तल्लुक नहीं है, इसका तल्लुक कॉलम मैट्रिक्स का कॉलम के साथ है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे देखो इसके अंदर एक कॉलम है, इनको प्लस करो तो ये एक ही वैल्यू है, ये भी एक है, तो इसकी रो एक ही बनती है। ये भी फ्रैक्शन में है तो ये भी एक ही है, तो ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉलम और रो की तादाद इक्वल ना हो, जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो। जैसे नहीं हम कहते हैं कि लेंथ और विड्थ इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगल कहलाते हैं। इसी तरह ये रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स है ये भी ऐसा ही है कि इसका कॉलम की तादाद और हो और रोज़ की तादाद और हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे इसमें देखें, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। रो और कॉलम इक्वल नहीं है ना, इसको देख लें, अगर इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है, रो और कॉलम इक्वल नहीं है ना, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर में जिस तरह हम आम ज्योमेट्री के शेप में देखते हैं कि जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है ना, वो स्क्वायर होता है ना। इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर इसकी रो और कॉलम्स की तादाद जो है ना इक्वल होती है, जिसमें इक्वल नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम्स होते हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अब उससे अगला मैट्रिक्स जो आ जाता है वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों। उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ बात हो रही है एलिमेंट्स की कि तमाम एलिमेंट जो है ना वो इक्वल टू ज़ीरो हों। उसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, एडेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। कौन से वाले को? जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। तो चाहे देखो इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, यानी सब के ज़ीरो ज़ीरो है ना, तो ये नल मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके बाद जो एक आ रहा है ना वो है आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये थोड़ा सा मैं ना एक पेज के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको ज़रा इसकी अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये नल मैट्रिक्स के बारे में तो क्लियर हो गया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, चाहे वो किसी भी शेप में हो, ठीक है ना। ये तो हमने क्लियर हो गया कि चाहे उसका रेक्ट ऐसे हो, जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद आता है डायगोनल
मैट्रिक्स। इसमें जो डायगोनल जो मैट्रिक्स है इसके भी आगे टाइप्स हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है ना वो डायगोनल्स का ही है। इसमें जो प्राइमरी जो डायगोनल होता है ना वो ये वाला होता है, ये इस रोको वाला, ये इसकी टाइप्स की जब भी बात करेंगे ना तो उसके अंदर डायगोनल जो उसके के जो एलिमेंट्स हैं ना उसकी एंट्रीज़ का ना उसके एलिमेंट्स का रोल होता है हम। इसके अलावा बाकी तमाम इसके जो एलिमेंट्स हैं ना वो ज़ीरो होंगे, जैसे ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो हैं। सिर्फ डायगोनल्स की जब बात करेंगे तो अगर तो वो डायगोनल वाले एलिमेंट्स की जगह पे 1 1 हो, है ये डायगोनल मैट्रिक्स ही, अगर सिर्फ 1 1 हो, 1 1 1 1 1, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं या उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें देखें कि बाकी सारे ज़ीरो ही हैं, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है। सिर्फ डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं ना उस पे आके फैसला होता है कि ये डायगोनल्स की कौन सी टाइप है। यह टाइप बन जाती है यूनिट मैट्रिक्स की। लेकिन अगर बाकी सारे तो ज़ीरो ही हैं, जैसे आप देखें ये नेक्स्ट मैंने दी है एक मिसाल, इसमें देखें ये भी सारे ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो हैं, ये भी ज़ीरो हैं, सारे ज़ीरो हैं। लेकिन जो डायगोनल्स इसका है, जो डायगोनल जो इसका प्राइमरी जो डायगोनल्स है उसके एलिमेंट्स ज़ीरो, अगर तो ये भी ज़ीरो ज़ीरो होते हैं फिर तो ये नल मैट्रिक्स था, ऐसे है ना। तो अगर ये 1 1 होते तो फिर भी ये यूनिट मैट्रिक्स था। अगर ना ज़ीरो है ना 1 1 है, लेकिन जो भी एलिमेंट है ज़ीरो और 1 के अलावा, इन एलिमेंट जो भी इसके हैं वो सारे हैं सेम ही हैं, एक ही एलिमेंट है जो भी है, लेकिन ज़ीरो और 1 के अलावा इक्वल एलिमेंट हैं। अगर इक्वल हैं तो उनको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर तमाम डायगोनल्स के एलिमेंट सेम हों तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी हो सकता है ये, क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे मिसाल दिया के, यानी ज़ीरो और 1 ना हो। अगर ज़ीरो हो गया सब की जगह पे, अगर सेम है लेकिन ज़ीरो हो गया वो तो नल मैट्रिक्स हो गया, और अगर 1 हो गया सब जगह पे 1 1 हो गया तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ज़ीरो और 1 के अलावा अगली तरफ चला गया कि सारे सेम है तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखें अगली बात, अब बाकी सारे तो ज़ीरो हैं लेकिन इसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। सारे के सारे ना ज़ीरो हैं ना सारे के सारे 1 हैं, बल्कि इनके अलावा जो भी है ना वो सेम नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 3 है, बाकी 2 ज़ीरो हैं, सारे सेम नहीं हैं। ज़ीरो और 1 के अलावा कुछ और भी हैं और सेम नहीं है। अगर सेम ना हो तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी मिसाल यहाँ पे भी है, ये भी देखो सारे सेम नहीं है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, बस हमें ये, इसके अलावा बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो अगर सेम नहीं है तो वो डायगोनल्स, अगर सारे सेम है ज़ीरो और 1 के अलावा तो वो स्केलर मैट्रिक्स, और अगर सेम है लेकिन वो 1 1 1 ही है तो उसको यूनिट मैट्रिक्स। अगर सारे के सारे ज़ीरो हैं तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखें डायगोनल्स के जो एलिमेंट है ना ये ज़ीरो और 1 के अलावा जो भी हैं वो सेम है। अगर सेम एलिमेंट्स हों तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर बी पार्ट में देखा जाए तो इसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो तो नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3 + 0 तो ये 3 बन जाता है। तो इसके देखें डायगोनल्स में भी ज़ीरो भी नहीं है सारे, लेकिन हैं मुख्तलिफ। अगर डायगोनल्स के एलिमेंट मुख्तलिफ हों तो ये हमने इसके बारे में सीखा है कि उसको हमने डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। जिसके डायगोनल्स के एलिमेंट डिफरेंट हों, सेम ना हों, बाकी सारे तो इसके अलावा ज़ीरो ही होने हैं ना, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन अगर हम इसकी मज़ीद अगर हम इसकी टाइप्स में जाएं, ठीक है ना, तो इसमें हो जाता है कि बाद मैट्रिक्स ऐसे होते हैं कि उनके एक से ज़्यादा नाम भी हो सकते हैं। जैसे ये देखें, अगर सेम है उनको स्केलर तो कहते ही कहते हैं, लेकिन इसकी रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर है। अगर रो और कॉलम
इक्वल तादाद में हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाता है। ऐसे होता है ना। तो इस तरह एक से ज़्यादा टाइप्स भी होती हैं बाज़ दफ़ा। इसी तरह जैसे ये वाला देखें, अगर हम इसको ये डायगनल्स की जो टाइप्स वाला जो है जो उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये डायगनल मैट्रिक्स है, क्योंकि बाकी सारे ज़ीरो हैं। इसमें अगर एक एलिमेंट भी ज़ीरो नहीं है ना सेम भी हैं तो वो डायगनल मैट्रिक्स भी कहलाता है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाता है। ऐसे ही है। तो इस तरह बाद अगर बंदा इसको कह दे कि नहीं आपने इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहना है, डायगनल्स कहना गलत हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। दोनों नाम ही अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। अभी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे कि जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये 4 और 5, ठीक है ना, जिसका एक कॉलम हो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसे ही है ना। इसके अलावा एक और इसकी टाइप में भी ये आ जाता है कि जिसके देखो रो की तादाद और कॉलम्स की तादाद, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम ना हो तो उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हमने पढ़ा है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वही होता है ना जी जिसके रो और कॉलम्स इक्वल ना हो। तो इसी तरह इसके ना एक से ज़्यादा नाम भी बन जाते हैं। ये परेशानी ना बाद अब इस टाइप का क्वेश्चन टीचर पूछ भी देते हैं कि इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे। इसका जो सबसे पहले हम इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह देंगे और इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह इसका नाम भी जो बुक के पीछे है ना, इसका उन्होंने इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी दिया हुआ है नाम इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके देखिए इसको सॉल्व करें तो 5 3 15 3 45, 9 5 45। इसको तो सॉल्व करें, वैसे तो ये एलिमेंट एक ही है, 45 को 45 से डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। ठीक है ना। तो जिसके अंदर एक ही यानी 1 एलिमेंट्स हो उसके बारे में हमने बुक का पेज 58 के ऊपर भी लास्ट लाइन में देखा था, उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। जिसके तमाम एलिमेंट्स यानी कि जिसके डायगनल्स के एलिमेंट्स 1 हो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा सही नाम तो इसका ये हो गया ना जो इसका करीब तरीन है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर एक रो है, इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एक कॉलम है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इस तरह हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा जी। इस तरह ये ज़्यादा भी हम इसके नाम जो भी है ना वो भी इसके पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन हम इसको जो बिल्कुल जैसे जो नियरेस्ट जो इसका ज़्यादा जो बेस्ट है वो हम इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में भी ये इन्होंने क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं कि इनको सॉल्व करना एक अलहदा से स्टेप है, आगे फिर टाइप्स बताना एक अलहदा से है। ये पहली दफ़ा इन्होंने दिया, हालांकि पहले इनको 2-4 पार्ट सिंपल देने चाहिए जिसमें सिंपल टाइप्स बताए जाएँ। इसमें एक दफ़ा सॉल्व करना पड़ता है फिर टाइप्स पे जाना पड़ता है। अब 625 का स्क्वायर रूट करें ना तो 25 होता है। इसका स्क्वायर रूट करें ना आंसर तो 25 होता है। तो 25 को 25 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाता है 1। इस तरह इन सारों को सॉल्व करो, 32 में से 32 माइनस करो तो ये हो जाता है 0। इस तरह इनको भी सॉल्व करो तो ये हो जाता है, इसका आंसर आ जाता है 0। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 1। ये 1 0 0 1। अगर इस टाइप का मैट्रिक्स हो, आप देखें इसके डायगनल्स के अंदर 1 और 1 है, बाकी सारे 0 हैं, ये भी 0 ये भी 0। तो जिसके डायगनल में सारे 1 1 हो उसको कौन सा मैट्रिक्स हमने नाम दिया था, यानी कि जो हमने पढ़ा था, हमने थोड़ा देना नाम, वो 1 1 अगर हो ना उसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। जिसके डायगनल्स की तमाम एंट्रीज 1 1 हो वो कौन सा मैट्रिक्स होएगा, वो होएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आगे मैट्रिक्स आपने लिख लेना है। ये यूनिट मैट्रिक्स होता है ना, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। अगर इसको देखा जाए तो ये रो भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। लेकिन इसका जो बेस्ट नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं वो यूनिट मैट्रिक्स है। अब इसी तरह इसका जो ई पार्ट है इसके अंदर भी पहले हम इसके एलिमेंट्स को हम सॉल्व करेंगे। ये 6 + 2 8 होता है, यहाँ पे लिख लेंगे ये 8 है, यानी इसकी जगह पे आंसर 8 आ जाएगा। चाहे हम इसको ऐसे करके लिख लें या अलहदा करके ऐसे लिख लें, 0 0 3 में से 3 माइनस किया 0 और ये 8 ही है। ये हम अपनी आसानी के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना यहाँ टाइप भी बतानी है तो हम इसको मेंटल मैथ में भी हम इसको वैसे ज़बानी ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये 8 है। तो अगर इसके डायगनल में एलिमेंट सेम हो, 0 भी ना हो, 0 होगा सारे दोनों 0 होंगे, ये हो तो सेम, लेकिन 0 भी ना हो, 0 होगा तो नल। अगर 1 होगा तो वो यूनिट मैट्रिक्स। अगर सेम हो लेकिन कोई और हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स हमने सीखा था, वो था स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स होगा।
तो ये तो बेटा इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो दिए हुए थे मैट्रिक्स की टाइप्स थी, तो काफ़ी हद तक टाइप्स हमने बताई हैं आपको। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अगले जो क्वेश्चन में आ रहा है कि चेक द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें स्टूडेंट ये पूछता है कि सिमेट्रिक क्या होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो आइए पहले इनका कंसेप्ट समझते हैं, फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स कौन से एलिमेंट कहलाते हैं। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब सपोज करें कि इसका नाम ए है, तो इसकी एक टाइप होती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको करने के लिए ना इसका तरीका ये होता है, जो मैट्रिक्स का नाम है वो लिख के ऊपर स्मॉल टी लिख दें, यानी इसका ट्रांसपोज होने लगा है। ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट होती है ना, आप ये ध्यान में रखें, ट्रांसपोर्ट होती है वो क्या करती है, सामान को या सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है। सेम इसी तरह इसमें रोज़ को कॉलम में बदल देना होता है। इतना ही आप पहले समझें, यानी पहली रो जो है ना वो पहला कॉलम बन जाएगी। देखें 5 2 3 थी, ये फर्स्ट रो थी, इधर फर्स्ट कॉलम बन गया। अब दूसरी जो रो है ना, इसको दूसरा कॉलम बना देंगे, 2 9 6 2 9 6, या दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बना दिया। अब तीसरी रो जो है ना, इसको तीसरा कॉलम 3 6 9, 3 ये 6 और ये 9, ये होता है ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स के रोज़ को, जितनी भी रोज़ हैं, 3 रो हैं तो उसी के 3 कॉलम बन जाएंगे। तो अगर इसी तरह जितनी भी रोज़ होंगी उतने कॉलम बन जाएंगे। इसकी एक बात ये भी है, एक बात दूसरे तरीके से भी इसको समझ लें, दोनों बातों का मतलब एक ही है, चाहे रोज़ को कॉलम में बदल दें चाहे कॉलम्स को रोज़ में बदल दें, ये होता है ट्रांसपोज। आप जैसा देखें, इसकी पहले तो मैंने आपको रोज़ का बताया ना, असल बात वही है, एक बात को ज़हन में रखें तो काफ़ी है, लेकिन ये दोनों तरह से एक ही बात होती है। फिर बात हर बच्चे भूल जाते हैं, वो टीचर को जब पूछते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब देखिए, अगर फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में बदल दें, ये भी बात वही है, ऐसे ही है ना। तो सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बदल दें। तो जब हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो हमने देखा कि इसका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वो और इसका जो ट्रांसपोज है वो, उसके देखो एलिमेंट्स आपस में क्या हैं, उसके एलिमेंट्स आपस में सेम हैं। ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। अगर दोनों एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हों तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब ही तो होता है ना सेम, एक जैसा होना। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे चेक होता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके। तो ट्रांसपोज का मेथड मैंने आपको बता दिया है, पहली रो को पहला कॉलम बनाना, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाना, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बनाने को ट्रांसपोज कहते हैं। तो जब असल मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल हों तो ये ट्रांसपोज का ये होता है, इसका सिंबल वही मैट्रिक्स का नाम लिख के ऊपर स्मॉल सा टी, ये दोनों इक्वल हो जाएं तो वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब इसमें देखें, इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, बी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। तो इसका बी का ट्रांसपोज मालूम करते हैं। इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को, ये -9 और 0 है ना, -9 एंड 0 ये बना दिया। अब इसमें देखें, दोनों मैट्रिक्स में देखें, बी में और बी ट्रांसपोज में दोनों के एलिमेंट सेम हैं। एलिमेंट्स तो सेम हैं ही, लेकिन साइन का डिफरेंस है। जो प्लस का 9 था वहाँ माइनस का 9 आ गया, जो माइनस का 9 था वहाँ प्लस का 9 आ गया। 0 का तो होता है कि न्यूट्रल नंबर है, उसका तो साइन की बात ही नहीं है। तो बाकियों के सारों के साइन चेंज हो गए, ये साइन अपोजिट हैं। तो जब नंबर सेम हों लेकिन साइन अपोजिट हों उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अगर तो साइन भी सेम हो फिर तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर वैल्यू एलिमेंट तो सेम है लेकिन साइन का डिफरेंट है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, अच्छा बी था ये, बी मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है बल्कि उसके साइन अपोजिट है, तो मतलब कि उसका नेगेटिव है। ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। नेगेटिव मैट्रिक्स हमने सीखा था, इसमें सिर्फ साइन चेंज होते हैं, ठीक है ना।
तो इसलिए इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स, इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ये उम्मीद है कि आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स की कुछ टाइप समझ में आ गई होगी। इसकी ये किस तरह के होते हैं कि पहले ट्रांसपोज लेना है कि जब इस तरह का आए तो ट्रांसपोज का भी एक क्वेश्चन होता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें। ट्रांसपोज क्या होता है? रोज को कॉलम में बदल देना। फिर अगर उसको बदलने के बाद अगर वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात पूछें तो फिर ये बात देखनी है, अगर वो असल मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज है दोनों सेम हों, आंसर सेम हो, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अगर वो उसका ट्रांसपोज लेने से एलिमेंट तो सेम ही है लेकिन साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो अगर साइन अपोजिट हो जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसके सी पार्ट में भी हमने चेक करना है कि ये इसको वैसे जो मर्जी नाम दे देते हैं, मैंने जो सी पार्ट था वो सी लिख दिया। तो अब इसका सी का ट्रांसपोज जब करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल देना है, 0 -2 और 4। अब दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, 0 और -2। अब तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे, 4 2 और 0। अब गौर करें कि इसके एलिमेंट सेम हैं या डिफरेंट हैं। ये बुक के अंदर यहाँ -4 भी था, तो ये -4 इसके साथ यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब देखें कि इसमें इसका 0 को तो आपने चेक करना है, 0 का तो साइन क्या चेंज होना है। अब देखें ये तीनों नेगेटिव के थे, यहाँ पे ये तीनों पॉजिटिव के हैं, यहाँ पे ये तीनों पॉजिटिव के हैं और इधर ये तीनों नेगेटिव के हो गए। साइन चेंज हो गया ना। तो जब साइन चेंज हो जाएं, वैसे तो एलिमेंट सेम है, जब साइन चेंज हो जाएं तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। पे लिखेंगे सी के ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है, बल्कि साइन अगर अपोजिट हो तो साथ नेगेटिव का साइन लगा देना है। ये और ये एक दूसरे का इसका ट्रांसपोज, एक दूसरे के नेगेटिव, ये ठीक है ना, इसके साइन चेंज हैं। तो यहाँ पे लिख दें, अब ये वाली स्टेटमेंट अब हम यहाँ पे लिख देंगे, सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब डी पार्ट है ये, इसको डी का नाम दे देते हैं, इसका ट्रांसपोज कर लें डी का। ट्रांसपोज में ऊपर छोटा सा स्मॉल लेटर में टी लिख देना होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है और सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम बना देना है। पहले 7 है, फिर 0, 7 फिर 0, ऐसे हो गया ना ये। अब देखें दोनों के एलिमेंट्स तो सेम है बट साइन चेंज हो गए हैं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो गया। तो ये भी एक दूसरे का क्या हो गया, डी जो है ना वो डी के, इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके एडेटिव इनवर्स के इक्वल है। ठीक है। तो ये अगर साइन चेंज हो जाए वैसे एलिमेंट वही हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसी तरह जो ई पार्ट है इसका ट्रांसपोज कर लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। ऐसे रो होती है ना, ये ऐसे इधर से हम आते हैं तो जो पहला एलिमेंट होता है ना वो इधर से ऊपर से नीचे को आते हैं, पहला पहले की जगह पे, दूसरा दूसरी जगह पे। अब देखें ये दोनों सेम है, एलिमेंट भी सेम है और साइन भी सेम है, तो इसमें आ जाएगा ई मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, ई के ट्रांसपोज के दोनों इक्वल हैं, तो ये सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें वो कह रहे हैं कि आप खुद से राइट आ सिमेट्रिक, एक सिमेट्रिक एंड आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब कि जिसके अंदर 3 रो 3 कॉलम हो, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखें और एक स्क्यू सिमेट्रिक मेथड लिखें। आइए देखते हैं। जब भी सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स लिखना हो तो जैसे यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर 3 का कहा है, यानी इसमें 3 ही रो होंगी, 3 ही कॉलम होंगे, इसमें आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 2 3। जो मैंने इधर को लिखा है ना, ये सिमेट्रिक के लिए सेम होते हैं ना एलिमेंट्स इसके ट्रांसपोज के, इधर 9 2 3 है तो इधर भी 9 2 3, इधर भी वही लिख दिया, इधर भी वही लिख दिया। अब इसके जो डायगोनल्स वाले हैं ना वो आप कोई भी लिख दें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया 5, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1।
अब रह गए ये 2 एंट्री रह गई हैं। अब जो एंट्री आपने यहाँ लिखनी है ना, वही एंट्री आपने यहाँ पे लिखनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनके अलावा कोई और लिखते 4, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ 4। तो अब देखें कि ये मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है कि जो आपने इस रो में एलिमेंट लिखने हैं वही पहले कॉलम में लिख दें, फिर डायगोनल्स के अंदर जौन से मर्जी आप लिख दें, डायगोनल का कोई इशू नहीं है। फिर बाकी रह जाती हैं 2 एंट्रीज, जो एंट्री यहाँ पे लिखनी है वही एंट्री आपने यहाँ पे लिखनी है। अब देखिए अगर ये ए है तो इसका ट्रांसपोज करें, ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दें 9 2 3। अब सेकंड जो रो है इसको सेकंड कॉलम बना दें 2 5 4। अब तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें 3 4 और ये 1। अब देखें इसका मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं, तो जिसका मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हों तो वो कौन से मैट्रिक्स होता है, वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको एक स्क्यू जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको लिखने का तरीका बताता हूँ। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल लिखनी हो तो उसके लिए जो डायगोनल वाले जो एंट्रीज है ना, ये एलिमेंट है, वो 0 0 होने चाहिए, क्योंकि इसके तो साइन चेंज नहीं ना होने होते उसमें, तो क्योंकि जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है ना उसमें साइन चेंज होने होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल वाले सारे 0 हो जाएंगे। अब जो इसकी रोज़ लिखनी है ना उसका देखें, पहले मैंने बताया था उसमें जो सिमेट्रिक में जो एलिमेंट्स इधर हैं वही एलिमेंट्स इधर हैं, लेकिन इसमें आप कोई भी लिखें कि जैसे यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 5, लेकिन यहाँ पे जो भी साइन है ना इधर यानी एलिमेंट वही होंगे लेकिन साइन चेंज करके, ये +4 है यहाँ -4, ये +5 है तो इधर -5। ये थोड़ा सा तंग लिखा गया है, मैं इसको थोड़ा सा खुला करके लिख लूँ। इसमें मैंने ये बताया था कि एक तो स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए ना जो डायगोनल वाले हैं वो सारे 0 कर लें, 0 0 एंट्रीज हों। अब जो आपने एंट्रीज इधर की ना रो में जो भी एलिमेंट लिखे हैं उन एलिमेंट का साइन चेंज करके इधर लिखना है। ये +4 है तो इधर -4 और इधर +5 है तो इधर -5। अब रह गई ये 2 एंट्री, यहाँ पे भी नंबर सेम होंगे लेकिन साइन अपोजिट कर लेने हैं, कोई भी कर लें, यहाँ 6 कर लेते हैं, यहाँ -6 कर लें, क्या यहाँ +6 कर लेते हैं, यहाँ -6 कर लेते, एक ही बात थी। अब देखें इसका अब ट्रांसपोज मालूम करते हैं। ट्रांसपोज में क्या होगा, ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम में बदलना होता है, ठीक है, 0 4 5, फिर दूसरी रो -4 0 एंड 6। अब तीसरी रो को लिखेंगे तीसरे कॉलम में -5 -6 एंड 0। अब इसमें देखें कि दोनों के एलिमेंट्स तो सेम हैं लेकिन साइन अपोजिट हैं, 0 के अलावा। 0 तो मगर न्यूट्रल नंबर होता है ना, बाकी जितने भी नंबर्स हैं सब नंबर्स के नंबर तो सेम है बट उनके साइन अपोजिट हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का नेगेटिव यानी उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो वो मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है, वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बेटा हो गया, ये आपको लिखने का तरीका भी बता दिया है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बाद दफ़ा ऐसा में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि वो कह दें कि ऐसा आप मैट्रिक्स लिखें कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो और वही मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, मैट्रिक्स एक ही है, वो स्क्यू सिमेट्रिक्स भी हो और सिमेट्रिक भी हो। तो वो कौन सा होता है, वो ऐसा एलिमेंट होगा जो नल होता है, कि जिसके सारी 0 0 होते हैं ना, जिसके तमाम एलिमेंट्स ही 0 0 होते हैं ना, तो उसका चाहे आप ट्रांसपोज करें तो क्योंकि इसका साइन चेंज भी हो तो मगर जो होता है 0 वाले नंबर होते हैं उनका तो साइन चेंज नहीं ना होता, वो तो न्यूट्रल नंबर होते हैं ना, तो वो इसी तरह ना उसका जो सिमेट्रिक भी वही होता है और इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो भी वही होता है। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया। तो बाकी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, अब साथ साथ इंशाल्लाह बाकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आप बाकी कमेंट्स भी कीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा।